मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग समझ रहे थे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड इन्फ्लेशन, उसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको इन्फ्लेशन का मतलब समझाया था दोस्तों, कि जब कुछ भी चीजों का दाम बढ़ता है और शॉर्ट टर्म के लिए दाम बढ़ता है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी चीजों का दाम बढ़ता है या एक दो चीजों का दाम बढ़ता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि कोई सब्जी लेने गया है और अगर 1-2 रुपए बढ़ गए हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते ओवरऑल कि इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं। तो अगर सारे गुड्स एंड सर्विसेज के दाम कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए हायर रेट से बढ़ते जाए तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। दोस्तों यहां पर सवाल अब ये होना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशन है वो क्यों बढ़ता है, इन्फ्लेशन का रेट, ये जो महंगाई है वो क्यों बढ़ती है। तो उसका बेसिक कारण बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में, बहुत ही सामान्य शब्दों में आज मैं आपको समझाने वाला हूं। उसका बेसिक रीजन क्या है आपको पता चलने वाला है कि इन्फ्लेशन प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आज का जो मार्केट मैकेनिज्म है, जो पूरा मार्केट चलता है वो फ्री मार्केट मैकेनिज्म पे चलता है। उसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर होता है डिमांड एंड सप्लाई का। जितनी भी चीजों के और फैक्टर्स के जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं, किसी भी जमीन के प्राइसेस, लेबर को कितना वेजेस मिलेगा, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना मिलेगा, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है वो डिपेंड होती है मार्केट फोर्सेस के ऊपर। अब व्हाट इज मार्केट फोर्सेस? मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आपने अच्छे से 11th कॉमर्स में पढ़ा होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इसके ऊपर डिपेंड है पूरा जो मार्केट मैकेनिज्म है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इनका होता है फ्री मार्केट मैकेनिज्म में। जो प्राइस है वो उसके ऊपर निर्भर होता है डिमांड और सप्लाई के बीच में। इन दोनों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो क्या होता है, देखो दोस्तों, यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ने का सामान्य कारण क्या होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच। इन अ फ्री मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट फोर्सेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन प्राइस लेवल। मार्केट फोर्सेस यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जितनी भी चीज, वस्तु और सेवाओं की कीमत निर्धारण में, जिसको बोलते हैं प्राइस लेवल। Basic cause of inflation, demand and supply. There are two market forces which decides the prices of goods and services and also the factors prices. So demand and supply, यहाँ पर बोल रहा हूँ goods and services की डिमांड और goods and services की सप्लाई की बात कर रहा हूँ। आपको कंफ्यूजन ना हो, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, मान लो दोस्तों कोई ऐसा गुड है, कोई ऐसी चीज वस्तु है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सब लोग मार्केट में जा रहे हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, सब लोग पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वो जो चीज वस्तु है, वो जो गुड है वो लिमिटेड है। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा दोस्तों, सब लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, यहां पर प्राइस बढ़ती जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों के पास पैसे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सामने इतने गुड्स नहीं है। अगर उतने होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन नहीं है, इसकी वजह से उसके प्राइसेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जब मिसमैच होता है, जब बैलेंस बिगड़ता है, तब जाकर इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ता है। तो डिमांड और सप्लाई, यहां पर देखो दोस्तों, डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई रिमेन स्टेबल और डिक्रीजेस। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी की उतनी है या तो फिर कम हो रही है, तो गुड्स खरीदने वाले ज्यादा है, डिमांड करने वाले ज्यादा है, लेकिन उतने गुड्स है नहीं, तो फिर मार्केट में उसकी प्राइस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फ्री मार्केट में होता है जब डिमांड ज्यादा होती है और जब सप्लाई कम होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो प्राइसेस बढ़ते हैं।
ये है मेन रीजन। तो बेसिक कॉज डिमांड और सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई के बीच में जब बैलेंस बिगड़ता है तब प्राइजेस बढ़ते हैं। तो बेसिक कॉज अगर आपको कोई पूछे कि इन्फ्लेशन का बेसिक कॉज क्या है, तो बेसिक कॉज दो है, दो कारण है, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। डिमांड ज्यादा है और सामने सप्लाई कम है। तो दोस्तों अब मैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूं। आपको समझ में आ गया होगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी सप्लाई से, तब महंगाई बढ़ती है, तब उस चीज के दाम बढ़ते हैं। एपी लर्नर यहां पर यही बोल रहे हैं। मैंने इसलिए पहले आपको बेसिक कॉज समझाया ताकि आप डेफिनेशन समझ सको। एपी लर्नर ये बोल रहे हैं, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स। अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब सप्लाई, जितनी भी गुड्स की सप्लाई है उससे जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फ्लेशन। अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। एक ऐसी परिस्थिति जहां पर गुड्स की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। एपी लर्नर ने जो बोला है वो यहां पर हमने कॉज में समझाया हुआ है। अब देखो दोस्तों, यहां पर डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई रिमेन स्टेबल और डिक्रीजेस, तब इन्फ्लेशन होगा, तब महंगाई दर बढ़ेगी। अब यहां पर समझने ऐसी बात यह है कि ये जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है, वो रीजन तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं? देखो दोस्तों, रीजन तो मैंने आपको बता दिए कि डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई रिमेन स्टेबल और डिक्रीजेस, तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? तो डिमांड जो है, दोनों के बीच में बैलेंस लाना है, डिमांड और सप्लाई के बीच में। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जो है वो इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी की उतनी या तो कम हो रही है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन, हम सप्लाई को बढ़ाएं, जितनी डिमांड है सप्लाई को उस लेवल तक लेके आए, वापस डिमांड और सप्लाई एक जैसी हो जाएगी, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे या तो बहुत कम बढ़ेंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका पहला क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, कि हम सप्लाई बढ़ा दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर मान लो दोस्तों कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, तब क्या होगा, तब ये प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर स्वरूप धारण कर लेगा, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगा। मैं यहां पर इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन ये है कि आप सप्लाई बढ़ाओ। लेकिन जेम केन्स जो इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर जेम केन्स, वो क्या बोलते हैं कि सही मायने में तो इन्फ्लेशन क्या है कि किसी भी देश में जब साधनों को, उत्पादन के साधनों को, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, मतलब पूर्ण रोजगारी मिल जाए। पूर्ण रोजगारी का मतलब, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे देश में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारी यूटिलाइज हो जाए। हमारे देश में जितनी भी जमीन है 100% काम में आ जाए। हमारे देश में जितने भी लेबरर्स है सबको काम मिल जाए। हमारे देश में जितनी भी कैपिटल है सब बिजनेस में लग जाए। और हमारे देश में जितने भी एंटरप्रेन्योर है सब बिजनेस करने लगे। मतलब आपके पास एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं। तो जेम कीन्स क्या बोल रहे हैं यहां पर, मैं पहले आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन क्या है लॉन्ग टर्म का, कि डिमांड बढ़ रही है तो आप सप्लाई को बढ़ा दो। लेकिन कई बार ऐसा हो कि आप सप्लाई ना बढ़ा सके तो ये प्रॉब्लम बहुत ही मेजर हो जाएगा, ये समस्या बहुत ही गंभीर हो जाएगी दोस्तों उस वक्त। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ रही है और आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो। अब दोस्तों किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई किसके ऊपर निर्भर होती है, किसके ऊपर डिपेंड होती है? हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए, जो हमारे देश में जितने भी नागरिकों को चाहिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई डिपेंड होती है चार फैक्टर्स के ऊपर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आपके पास अगर ये चार फैक्टर है तो चार फैक्टर का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर किसी को फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो पहले जमीन तो चाहिए। फैक्ट्री स्टार्ट कहां पर करेंगे? हवा में। तो इसलिए पहले जमीन चाहिए।
दूसरा, वहां पर काम करने के लिए लेबरर्स चाहिए जो प्रोडक्शन करेंगे। तीसरा, ये फैक्ट्री जमीन खरीदने के लिए, एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए, इन सब के लिए कैपिटल चाहिए। और लैंड, लेबर, कैपिटल को मैनेज कर सके, इसके लिए कोई एक इंसान होना चाहिए जो होता है एंटरप्रेन्योर। तो अगर ये चार फैक्टर्स नहीं होंगे तो आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा पाओगे? तो ये चार फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन जेम्स केन्स क्या बोलते हैं कि सही मायने में इन्फ्लेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कब करता है? अकॉर्डिंग टू जेम्स केन्स वो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी देश में अगर उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगारी मिल जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और उसके बाद अगर लोगों की इनकम बढ़े तो वो जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब लोगों की इनकम बढ़े, उससे जेम्स केन्स को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की इनकम भले बढ़े, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अगर आपके पास पैसे आएंगे ज्यादा, मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे, तो हम डिमांड करेंगे। अब डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई तो आप बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि जेम्स केन्स के हिसाब से हम लोग जो इमेजिन कर रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो फुल एम्प्लॉयड हो गए हैं, उन सबको तो काम मिल गया है। अब आपके पास ना तो जमीन है, ना तो मजदूर है, ना आपके पास पूंजी है, ना नियोजक है, तो प्रोडक्शन बढ़ाओगे कैसे? तो यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहां पर एक ही सॉल्यूशन रहता है, सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते, तो एक ही सॉल्यूशन रहता है यहां पर, डिमांड को कम कीजिए। तो दो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अगर इन्फ्लेशन को कर्व करना है, कंट्रोल में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। पहला सॉल्यूशन जो सबसे सही सॉल्यूशन है कि आप सप्लाई को बढ़ाओ। और दूसरा सॉल्यूशन जो जेम्स केन्स बोल रहे हैं कि जिस देश में मान लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयड है, वहां पर आप सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो फिर वहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें डिमांड कम करनी पड़ेगी। और हमारे जैसे देशों में भी कभी कभी डिमांड कम करने के लिए भी प्रयत्न करने पड़ते हैं। हाँ, गवर्नमेंट और जो भी इंस्टीट्यूशन से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उनका मोटिव कभी भी डिमांड कम करना नहीं होगा। वो तो यही चाहेंगे कि डिमांड बढ़े। लेकिन कभी कभी जब पैसे की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, अब मैं यहां पर पैसे की सप्लाई की क्यों बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना दोस्तों। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं और इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में लेकर जा रहा हूं। अगर इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल में करना है तो पहले उसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि डिमांड ज्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज की और सप्लाई कम है गुड्स एंड सर्विसेज की। अब हमें यह जानना है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो क्यों ज्यादा है? तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा इसलिए है क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा है, मार्केट में पैसे का सप्लाई ज्यादा है। बिकॉज डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज demand of goods and services is depend upon supply of money। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? पैसे की सप्लाई के ऊपर। जितना पैसा हमारे हाथ में ज्यादा होगा उतनी हम डिमांड ज्यादा करेंगे। तो अगर मान लो किसी देश में पैसे की सप्लाई ज्यादा है, किसी देश में पैसे की सप्लाई ज्यादा है, लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है। दोस्तों, जब तक हमारे हाथ में पैसे नहीं होते, हमारे जेब में पैसे नहीं होते, तब तक कोई भी डिमांड नहीं होती है। लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं, ये काम करना है, वो करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, पार्टी करनी है, तो जैसे ही पैसे हाथ में आते हैं तो वैसे ही पैसे के रास्ते निकलने लगते हैं। तो अगर हमारे देश में इकोनॉमी में अगर पैसे का सप्लाई बढ़ गया, अगर सब लोगों के हाथ में पैसे आ गए, तो लोग क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, डिमांड करेंगे। तो अगर पैसे की सप्लाई बढ़ी तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो यहां पर, मैं यहां पर डिमांड किसकी बात कर रहा हूं? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो किसके ऊपर डिपेंड है? पैसे की सप्लाई के ऊपर। तो अगर मान लो कभी ऐसा हो कि हमें सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते, सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा सकते दोस्तों? उसका एक रीजन ये हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला जो रीजन था किसी देश में हो सकता है, पर और वो इमेजिनेशन में ही हो सकता है दोस्तों, इमेजिनेशन के अलावा वो नहीं हो सकता है। कभी भी किसी देश में आपको लगता है रियलिटी में कैसा हो सकता है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए,
100% एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वहां पर कोई भी अनएम्प्लॉयड ही ना हो, ऐसा कोई देश नहीं हो सकता है दोस्तों। और ये सिर्फ इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे देश में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड है, मतलब अभी तक हमने अनयूटिलाइज्ड किए हैं, अभी हमने अनयूटिलाइज्ड है और अभी यूटिलाइज करने हैं, फिर भी हम लोग सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि कभी भी आप शॉर्ट टर्म में सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके लिए लंबा समय चाहिए। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी हो तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है दोस्तों। अगर आपको मुझे किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो रातों रात बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता है, वहां पर हमें पहले जमीन खरीदनी पड़ सकती है, हमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, वहां पर प्लांट एस्टेब्लिश करना होता है। ये सब करने के बाद कोई भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा बिजनेस या बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो सप्लाई बढ़ाने में टाइम लगता है। और कई बार इतना समय हम वेट नहीं कर सकते हैं, इतना समय सरकार इंतजार नहीं कर सकती है कि बाद में तो प्राइस कम होने ही वाले, तब तक बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अगर प्राइसेस को बढ़ने दिया जाए कंटिन्यूअसली तो उस वक्त सरकार के पास एक ही रास्ता होता है कि अगर वो सप्लाई को ना बढ़ा पाए, अगर वो शॉर्ट टर्म में सप्लाई को ना बढ़ा पाए तो जो बहुत हद से ज्यादा बढ़ी हुई डिमांड है उसको किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए। क्योंकि हमारे पास दो ही सॉल्यूशन है, एक है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सॉल्यूशन दो ही है, या तो आप सप्लाई को बढ़ाओ, पहला सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन उसके लिए शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है शॉर्ट टर्म में प्राइस को कम करने के लिए, तो आप डिमांड को कम कर दो। अब डिमांड को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो डिमांड को कम करने के लिए पैसे की सप्लाई को कम करनी पड़ेगी, और पैसे की सप्लाई जैसे ही कम होगी मार्केट में, आपके पास, मेरे पास, सबके पास पैसे कम होंगे, हम डिमांड भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बनेगा और जो प्राइसेस होंगे वो कम होंगे और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। दोस्तों समझने में थोड़ा समय लगेगा यहां पर है बहुत इजी टॉपिक, थोड़ा भी कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना। सिंपली दो कॉजेज है, दो कारण है, एक डिमांड ज्यादा होती है गुड्स एंड सर्विसेज की और सप्लाई कम होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम सप्लाई बढ़ा दें। पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई किसके ऊपर निर्भर है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। और सप्लाई बढ़ाना ये शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होता है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हम शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ा पाते हैं कई बार, और अगर बढ़ा पाए तो अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना जल्दी से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिमांड को कम करना पड़ता है। हद से ज्यादा बढ़ी हुई डिमांड, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि नॉर्मल डिमांड को कम कर देना है, हद से ज्यादा हुई बड़ी डिमांड को क्या कर देना है? थोड़ा कंट्रोल में लाना है और लॉन्ग टर्म में सप्लाई को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है ताकि डिमांड बढ़े और सामने सप्लाई भी बढ़े। और इसीलिए ये सप्लाई बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयत्न करती है, सरकारें बहुत प्रयत्न करती है कि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन इसलिए बढ़ना चाहिए दोस्तों कि जैसे जैसे डिमांड बढ़े सामने उतनी सप्लाई हो। अगर उतनी सप्लाई नहीं होगी तो देश में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो ये बहुत ही, और अगर कंटिन्यूअस बढ़ेगी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यहां पर मैंने दो बेसिक कोर्स बताए, उसमें बीच में मैंने जेम केन्स को यहां पर शामिल किया कि जेम केन्स क्या बोलना चाहते हैं। जेम केन्स तो ऐसा ही मानते थे, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, पर जेम केन्स का ऐसा मानना है कि सही मायने में तो इन्फ्लेशन तब कहलाएगा, सही मायने में तो इन्फ्लेशन तब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद अगर लोगों के हाथ में पैसे आते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू जेम केन्स। क्योंकि वहां पर पैसे बढ़े हमारे पास, हम लोग डिमांड बढ़ाएंगे, लेकिन सामने सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं सकते हैं क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है,
तो दोस्तों ये था जेम्स केन्स की डेफिनेशन इन्फ्लेशन की, जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल रियलिटी में इतना होता नहीं है, लेकिन ये सोचने जैसी बात है। उन्होंने भी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की बात की है दोस्तों। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जैसे देशों में ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आज भी अनयूटिलाइज्ड है। तो हम उसको यूटिलाइज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस, बड़ी कंपनी स्टार्ट करने में समय लगता है। तो इसलिए पहला सॉल्यूशन है इन्फ्लेशन को कम करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने का, सप्लाई बढ़ाओ। दूसरा सॉल्यूशन कि अगर शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल नहीं है तो डिमांड को कम करो, और डिमांड को कम कैसे की जा सकती है, मनी सप्लाई को कम करो। और दोस्तों इस चैप्टर का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि मैं जिसको पर्दे के पीछे का हीरो बोलता हूं, ज्यादातर लोग हम इसके बारे में जानते नहीं है। आपको पता है कि हमारे देश में ये इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, आर्थिक स्थिरता रहे, उसके लिए कौन काम करता है? गवर्नमेंट तो काम करती ही है, लेकिन गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका नाम तो आप सबने सुना है, लेकिन जिसका काम आपको पता नहीं है। और काम ही ऐसा जबरदस्त है, हीरो जैसा काम है उसका, कि हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने के लिए और हम आसानी से जिए, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, उसके लिए जो ऑटोनोमस बॉडी काम करती है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। जी हां दोस्तों, आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। जब उनको लगता है कि हमारे देश में लोगों के पास पैसे कम है, तो वो पैसे की सप्लाई को ज्यादा कर देते हैं। जैसे आज की सिचुएशन में अभी रिसेशन जैसा पीरियड है, लोगों के पास पैसे नहीं है, अगर पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, अगर डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों रिसेशन जो है वो इन्फ्लेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो रिसेशन भी नहीं आना चाहिए और इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। रिसेशन में सारी चीजों के दाम कम ही होते जाते हैं, और अगर सारी चीजों के दाम कम होते गए तो एंटरप्रेन्योर को एनकरेजमेंट नहीं होगा प्रोडक्शन बढ़ाने का, वो प्रोडक्शन कम करने लगेगा, अपने फैक्ट्री में से एम्प्लॉयज को निकालने लगेगा। तो इससे क्या होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और खराब हो जाएगा, गरीबी और बढ़ जाएगी। ना हमारे देश के लिए रिसेशन अच्छा है, ना हमारे देश के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है। स्टेबिलिटी अच्छी है, स्थिरता कि एक लिमिट में थोड़े प्राइसेस बढ़े, वो अच्छा है। तो रिसेशन भी नहीं आना चाहिए, इन्फ्लेशन भी नहीं आना चाहिए। दोनों का एक ही रीजन है, रिसेशन में पैसे की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, इन्फ्लेशन में पैसे की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है। तो आरबीआई क्या काम करती है, हीरो जैसा काम क्या करती है कि जब पैसे की सप्लाई बहुत कम हो गई हो तो पैसे की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। पर ये रिसेशन के वक्त इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि पैसे की सप्लाई बहुत बढ़ गई है, और पैसे की सप्लाई बढ़ गई है तो डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। तो आरबीआई उस वक्त क्या करती है, पैसे की सप्लाई को थोड़ा कम कर देती है। अब क्या आरबीआई के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो पैसे की सप्लाई को कम कर देगी? नहीं, उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन वो मैं आपको 4th चैप्टर में समझाऊंगा। अभी हमारा जो पूरा जो फोकस है वो इन्फ्लेशन पर रहे। पर इतना आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए जो काम करते हैं, देश में आर्थिक स्थिरता के लिए जो काम करती है, वो ऑटोनोमस बॉडी का नाम क्या है, उस संस्था का नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर्दे के पीछे का हीरो। तो जेम्स केन्स ने जो डेफिनेशन दी वो क्या मानते थे कि सही मायने में इन्फ्लेशन कब है, जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और उसके बाद लोगों की इनकम बढ़े। क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, सप्लाई तो आप बढ़ा ही नहीं सकते हो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेम्स केन्स। देखो दोस्तों, यहां पर द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड with the increase in money income beyond the level of full employment। फुल एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद लोगों की इनकम बढ़े ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुल एम्प्लॉयमेंट देने के बाद, फुल एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो सही मायने में महंगाई बहुत बढ़ेगी और वो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो दोस्तों, मैंने यहां पर आपको बेसिक कोर्स के बेस पे
उसके आधार पे मैंने आपको दो डेफिनेशन समझाई है दोस्तों, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, एक एपी लर्नर की और एक जेम केन्स की। और इसका जो बेसिक कॉज है, अगर कोई आपको पूछे कि महंगाई क्यों बढ़ती है, पहले तो महंगाई क्या होती है, तो जब देश में सभी चीज वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार बहुत ही ऊंचे वृद्धि दर से बढ़ते रहे तो उसको हम बोलेंगे महंगाई। दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। जैसे यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। अब महंगाई का मतलब प्राइस राइज, जैसे प्राइस बढ़ती है। तो दोस्तों मैंने आपको बोल रहा हूं कि प्राइस बढ़े, सभी चीजों के प्राइस बढ़े तो महंगाई। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर मान लो कुछ ही चीजों के प्राइस बढ़े तो महंगाई गिनी जाएगी? नहीं। तो दोस्तों समझने जैसी बात है, क्यों मजेदार सब्जेक्ट है। प्राइस बढ़ रही है फिर भी इन्फ्लेशन नहीं, यहां पर कुछ चीजों की प्राइस बढ़ रही है फिर भी उसको इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सब चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। चलो दोस्तों, सारी चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बढ़ रहे, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ रहे हैं, सिर्फ कुछ ही महीने के लिए, कुछ ही दिन के लिए बढ़ रहे हैं। क्या उसको इन्फ्लेशन मानेंगे हम लोग? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए बढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, एंड इन्फ्लेशन इज रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों ये भी इन्फ्लेशन नहीं है। प्राइस बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं फिर भी इन्फ्लेशन नहीं है। यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ रहे हैं फिर भी इन्फ्लेशन नहीं है। तो दोस्तों अब पता चला आपको महंगाई कब होती है। हम कब ऐसा बोल सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है? जब देश में सारी चीज वस्तुओं और सेवाओं के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो, और वो भी लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए, तभी हम उसको इन्फ्लेशन मानेंगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इन्फ्लेशन। अगर कुछ ही चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज इन्फ्लेशन। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं फिर भी वो इन्फ्लेशन है? हाँ, हो सकता है। ऐसा एक इन्फ्लेशन है, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं दबी हुई महंगाई, जो कभी ना कभी एक दिन आपके सामने आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी देश की गवर्नमेंट कोई भी नियम या सब्सिडी के द्वारा बढ़े हुए प्राइसेस को दबा दे। जब भी कोई गवर्नमेंट, जब भी किसी देश की सरकार कोई भी नियम या सब्सिडी के द्वारा या नियंत्रण के द्वारा कोई भी चीजों की बढ़ती हुई प्राइस, बढ़ती हुई कीमतों को दबा दे, किसके द्वारा? रूल्स के द्वारा, कानून के द्वारा या नियंत्रण के द्वारा वो दबा दे, तो प्राइस तो नहीं बढ़ रही। वैसे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस बढ़ने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? रूल बना दिया कि इसकी प्राइस इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, जैसे कुछ एसेंशियल दवाइयां होती है उसके लिए गवर्नमेंट ने नियंत्रण रखा, या तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, जैसे एलपीजी सिलेंडर में हमें सब्सिडी मिलती है, तो यहां पर प्राइसेस बढ़ तो रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ने दबा दिए। किसके जरिए दबा दिए? रूल्स, लॉ और सब्सिडी। तो प्राइसेस बढ़े नहीं, लेकिन ये प्राइसेस जो नहीं बढ़े हैं ना, वो फ्यूचर में एक दिन जबरदस्त उछाल के साथ हमें फेस करने हैं, जैसा पेट्रोल डीजल में हुआ दोस्तों। पहले पेट्रोल डीजल में गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, जब देश की हालत खराब हो गई तब गवर्नमेंट ने क्या किया? जब देश की फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि किसी भी देश में जो सब्सिडी होती है वो लंबे समय तक नहीं दे सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को पूरी जिंदगी उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखेगा, वो उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो इसलिए जब कोई भी देश में जब गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को उस देश का ऐसा डेवलपमेंट करना है कि वहां के लोग सब्सिडी के ऊपर निर्भर ना हो और धीरे धीरे सब्सिडी को कम किया जाए। तो जब हमारे देश में बहुत सालों तक पेट्रोल डीजल के ऊपर सब्सिडी दे रहे थे, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई प्राइस को दबा दे रहे थे, लेकिन अचानक से जब देश की वित्तीय हालत खराब हो गई, तो अचानक से पेट्रोल और डीजल को डिकंट्रोल कर दिया। और जैसे ही पेट्रोल और डीजल को डिकंट्रोल कर दिया, तो एक ही साथ 5-10 रुपए पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई। तो क्या हमें फेस करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तो एक दिन एलपीजी सिलेंडर में भी यही होगा दोस्तों। तो गवर्नमेंट भले अभी के लिए दबा दे रही है, लेकिन एक दिन तो हमें फेस करना ही है। ऐसे इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं दबाया हुआ इन्फ्लेशन,
सप्रेस द इन्फ्लेशन। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। प्राइजेस, कई बार प्राइजेस बढ़ रहे हैं फिर भी इन्फ्लेशन नहीं, यहां पर प्राइजेस नहीं बढ़ रहे तो भी इन्फ्लेशन है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं मैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन मतलब दबाया हुआ इन्फ्लेशन, जहां पर सरकार कोई भी कानून, कोई भी नियंत्रण या सब्सिडी के जरिए जो बढ़ती हुई कीमतों को दबा देती है, लेकिन वो बाद में हमें फेस तो करना ही पड़ेगा। बढ़ती हुई कीमतों को दबा देती है तो प्राइस ना बढ़ने के बावजूद भी वो इन्फ्लेशन है, और इस इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे हम? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। यहां पर लिखा हुआ है मैंने, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन when government has kept control over and suppresses increase in price levels via rules, law and subsidies, it is considered inflation even if there is no price rise। जब गवर्नमेंट रूल, सब्सिडी और लॉ के जरिए प्राइसेस को दबा देते हैं तो प्राइस नहीं बढ़ने के बावजूद भी उसको इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है। इट इज कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो दोस्तों आशा रखता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मैं यहां पर आप लोगों को ये जो कॉजेस थे मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया। अब कॉजेस जो डिटेल में है वो मैं आपको थोड़ा ऊपर से समझा देता हूं। जो मेन कॉजेस है इन्फ्लेशन के वो डिमांड एंड सप्लाई है, लेकिन तीसरा एक कॉज है अदर फैक्टर्स। अब डिमांड जो है तो डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो ये बढ़ती हुई डिमांड के क्या कारण हो सकते हैं? डिमांड बढ़ी तो उसके कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो डिमांड बढ़ी, उसके 3 कारण है, उसमें से एक कारण मैंने आपको समझाया। डिमांड क्यों बढ़ती है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर पैसों की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई तो क्या होगा? पैसों की सप्लाई बढ़ने की वजह से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। और अगर सामने उतने सप्लाई नहीं हो, सामने उतने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होंगे तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेगी। दूसरा एक कारण है दोस्तों, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर को बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मान लो, देखो दोस्तों, इकोनॉमी में पैसे जो है वो घूमते रहते हैं, सर्कुलर फ्लो, कभी भी पैसे खत्म नहीं होते। मेरे पैसे मैं खर्च करूंगा तो किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, वो खर्च करेगा तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास, किसी तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास, और शायद वही पैसा घूम के मेरे पास आ जाए। तो इकोनॉमी में जो है वो पैसा घूमता रहता है। किसी का खर्चा किसी और के लिए इनकम होती है। अगर मैं खर्चा कर रहा हूं, पार्ले जी लेने के लिए जा रहा हूं मार्केट में, तो जिस दुकान में मैं जा रहा हूं उस दुकान वाले को मैं पैसे दूंगा, मेरे लिए खर्चा है, लेकिन दुकान वाले के लिए क्या है? वो इनकम है। तो इकोनॉमी में अगर किसी के लिए खर्चा है तो किसी के लिए इनकम है, और किसी के लिए इनकम है तो वो किसी के लिए खर्चा है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट जो है हमारे देश में, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल होती है, इसलिए उनको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। किसी भी देश की गवर्नमेंट जब खर्चे करती है तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो वो पब्लिक के लिए इनकम होगी। गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देती है तो गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, लेकिन लोगों के लिए इनकम। गवर्नमेंट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, लेकिन जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है उस कंपनी को पैसे मिलेंगे, वो अपने लेबरर्स को पैसे देंगे तो लोगों के लिए इनकम। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, लेकिन हमारे लिए इनकम है। तो दोस्तों गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है वो हमारे लिए इनकम है, और गवर्नमेंट की जो इनकम होती है ना, गवर्नमेंट की मेन इनकम कौन सी? टैक्स, वो हमारे लिए खर्चा है। तो इकोनॉमी में किसी की इनकम किसी का खर्चा होगी और किसी का खर्चा किसी के लिए इनकम होगी। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो हमारे लिए, ऑर्डिनरी लोगों के लिए, पीपल के लिए, सिटीजन्स के लिए इनकम होती है। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो पब्लिक के लिए इनकम होती है, और गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो पब्लिक के लिए खर्चा होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी तो हमारी तो इनकम बढ़ेगी, हम सबकी इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ेगी।
कुछ लोगों की पेंशन बढ़ेगी तो हमारे हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, तो वापिस पैसे बढ़े तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा करेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा करेंगे, सामने सप्लाई उतनी होगी नहीं या तो सप्लाई कम होगी, तो फिर प्राइसेस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। इसलिए दूसरा एक रीजन है डिमांड बढ़ने का, दूसरा एक रीजन है इंक्रीज इन पब्लिक मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा एक रीजन है दोस्तों ओवर पॉपुलेशन। दूसरे मामले में दूसरे नंबर पे हम लोग दुनिया में, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे हम। पॉपुलेशन के लिहाज से हम दूसरे नंबर पे है और 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गई है। दोस्तों एक बात याद रखो, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी घर की डिमांड, उतनी खाने पीने की चीजों की डिमांड, ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड, क्योंकि उनको भी जीवन निर्वाह करने के लिए ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होंगे। तो अगर जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी सामने डिमांड भी बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और अगर सामने उतनी सप्लाई नहीं हुई तो वापिस प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। तो तीसरा कारण डिमांड बढ़ने का ओवर पॉपुलेशन। तो दो मेन कारण, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड के तीन कारण, सबसे पहला इंक्रीज इन मनी सप्लाई, दूसरा है इंक्रीज इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा है ओवर पॉपुलेशन। अब सप्लाई साइड पे आ जाओ दोस्तों, तो सप्लाई साइड का जो मेन कोज है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। दोस्तों सप्लाई जो करते हैं वो प्रोड्यूसर ही करते हैं, तो सप्लाई जो करते हैं वो प्रोड्यूसर्स करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं। तो अगर मान लो कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो वो लोग प्राइसेस में बढ़ोतरी करेंगे। जैसे मान लो कि आप बिजनेसमैन हो या मैं बिजनेसमैन हूं, हम सब बिजनेसमैन हैं। अगर मान लो कि हमारे कंपनी के जो भी एम्प्लॉइज है उनके वेजेस बढ़ाने पड़े हमें, अगर मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है अगर यूनिट के दाम में बढ़ोतरी हुई और अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया, हमारा रॉ मटेरियल जो था वो महंगा हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो बढ़ गया, ये सारे कारणों की वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे थे पहले के दाम से उससे अब ज्यादा के दाम में सप्लाई करेंगे, मतलब हम लोग ज्यादा दाम लेंगे, और अगर ज्यादा प्राइस लेंगे तो प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये जो एक कारण है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सप्लाई साइड का कारण है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोडक्शन करने के बाद सप्लाई करते हैं। तो डिमांड के तीन कारण, डिमांड बढ़ने के तीन कारण, सप्लाई साइड का एक कारण है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। और लास्ट है अदर रीजंस। अदर रीजंस में पहला है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर मान लो कि गवर्नमेंट जीएसटी रेट बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे सभी चीजों के ऊपर, तो सारी चीजें क्या हो जाएगी दोस्तों, महंगी हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा एक कारण है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, मतलब जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर मान लो कि हमारे कंट्री ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, जैसे हम लोग सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के मामले में डिपेंडेंट है, तो अगर मान लो कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और पेट्रोल डीजल ऐसी चीजें हैं कि उसके अगर दाम बढ़ेंगे तो ओवरऑल सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो इसके लिए एक दूसरा कारण है अदर फैक्टर्स में इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। और तीसरा एक कारण है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब यह है कि प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कोई भी चीज की अगर कमी हुई, रॉ मटेरियल की, मशीनरी की, अगर इलेक्ट्रिसिटी की, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कोई भी कमी हुई और लंबे समय तक अगर वो कमी रही तो सप्लाई चेन में इसका इफेक्ट आएगा। प्रोडक्शन की सप्लाई, गुड्स की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर गुड्स की सप्लाई कम हो गई, सामने डिमांड तो बढ़ रही है, गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। दोस्तों कॉजेज, मैंने पहले बेसिक कॉज समझाए और बेसिक कॉज के जो अंदर के कारण थे वो मैंने आपको समझाए। अगर आपको कोई ऐसा पूछता है कि what are the causes of inflation, there are three causes of inflation. First is increase in demand, second is increase in cost of production, and third is other factors. डिमांड बढ़ने के तीन कारण, इंक्रीज इन डिमांड, उसके अंदर तीन पॉइंट्स, तीन वजह से डिमांड बढ़ती है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और थर्ड है ओवर पॉपुलेशन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और तीसरा है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में पहला है टैक्सेशन पॉलिसी, दूसरा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, और तीसरा है स्कैर्सिटी। ये थे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। दोस्तों आज आपको इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में आइडिया दिया। अब लास्ट टॉपिक, इतना सब कुछ समझने के बाद क्या
आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो दोस्तों? इतना सब कुछ समझने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या कुछ ही चीजों के प्राइस नहीं, सबसे पहला यहां पर है कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल्स, मतलब कांस्टेंट अगर प्राइस बढ़ती जाए तो ही इन्फ्लेशन है। मैंने आपको समझाया दोस्तों। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट में इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आसानी से समझ में आए। पहले मैंने इसका कॉजेस समझाए, फिर मैंने आपको इसके डेफिनेशन समझाए, अब लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें आते ही है। सेकेंड, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कुछ ही चीजों के दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स, हर एक सेक्टर्स में हर एक चीज के दाम बढ़ते हैं। तीसरा, परचेजिंग पावर वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। दोस्तों ये समझने जैसा है, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है दोस्तों, महंगाई बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन वैल्यू कम हो जाती है। अब मान लो मैं मार्केट में जाता हूं, 10 रुपए की एक चॉकलेट परचेस करता हूं। अब वही चॉकलेट अगर मान लो 15 रुपए की हो गई, तो क्या मैं 10 रुपए में वो चॉकलेट परचेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रुपए की जो वैल्यू है, प्राइस बढ़ गई लेकिन रुपीस की जो वैल्यू है वो कम हो गई। पहले 10 रुपए में चॉकलेट मिल जाती थी, अब 10 रुपए में चॉकलेट नहीं मिलती है। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी करेंसी रुपी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड वैल्यू ऑफ रुपी। इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ रुपी डिक्रीजेस। इफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ रुपी इंक्रीजेस। तो दोनों में व्यस्त संबंध है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारे देश में रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर महंगाई कम होगी तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। तो परचेजिंग पावर क्या होता है? इन्फ्लेशन में कम हो जाता है। लास्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन। जो जेम्स केन्स बोल रहे थे, फुल एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सही मायने में वो इन्फ्लेशन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेम्स केन्स। तो दोस्तों यहां पर मैंने जो पूरा इन्फ्लेशन का टॉपिक था वो मैंने यहां पर कवर किया। आशा रखता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जैसे कि हमने कुछ समय पहले कुछ नया विचार हमने अप्लाई किया है कि हर बार मैं आपको जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछूंगा और उसके बाद के वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगा। आज पिछले लेक्चर का जो मेरा सवाल था वो ये था कि दुनिया में ऐसा कौन सा शासक है जिसने बियर्डो मतलब दाढ़ी के ऊपर टैक्स लगाया था? तो वो थे फ्रांस के पीटर द ग्रेट। फ्रांस के पीटर द ग्रेट थे, उन्होंने बियर्डो के ऊपर टैक्स लगाया था, दाढ़ी के ऊपर टैक्स लगाया था। पीटर द ग्रेट नाम था उनका। और बहुत डिटेल में उसके बाद जब इसके बाद के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या था और क्या उसका इतिहास था। अभी के लिए इतना रखते हैं। आज आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। जितने हो सके मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ये वीडियोस नए नए टॉपिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में वीडियोस देख सको और अपना नॉलेज बढ़ा सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। आज रखते हैं हम इतना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो, नए लेक्चर्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।